सत श्री अकाल, नमस्कार। अज आप अपने सबजैक्ट CRPC जिहदा टॉपिक है चार्ज, डेफिनेशन एंड बेसिक कंसैप्ट ऑफ चार्ज, इनू डिस्कस करांगे। अच्छा, इस टॉपिक नू शुरू करन तो पहला बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल सी बैच की टाइमिंग नू लैके। ठीक है जी, बैच की टाइमिंग बारे मैं एक चीज़ तुहानू क्लीयर कर रहा कि बैच चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, ਉਹਦੀ टाइमिंग जिवें कि असी पहला भी दस्या होया है और मैंशन भी किया है 4 PM टाइमिंग रहेगी। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जे अजकल क्लासिस 4 PM ते नहीं लग रही तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये क्लासिस जी है 4 PM ते नहीं चलेगी। ये बैच ही 4 PM का है और किसी भी स्टूडेंट नू अगर टाइमिंग के बारे कोई होर डाउट है तो वो मेरे नाल टैलीफोनिकली इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, साढ़े ऑफलाइन बैचिज जोड़े है फिजिकल क्लासिस वो भी बड़ी जल्दी शुरू हो जा रही हैं और वो लई ही 4 PM का समा जोड़ा है वो निर्धारित किया गया, फिक्स किया गया है। हुण दूजी चीज़, क्योंकि मैं पहला भी इस चीज़ के बारे दस चुका हाँ, फिर मैं रिमाइंडर दे देना हाँ कि ये 4 बजे का जो टाइम है इनू डेलीबरेटली इसलिए फिक्स किया गया क्योंकि ये बैच खास तौर पे, देखो वैसे तो कोई भी इस बैच नू अवेल कर सकता है, लेकिन खास तौर पे ये बैच उन्हां दे लई है जिहड़े कि प्रैक्टिसाइजिंग एडवोकेट हैं, जिहड़े कि स्टूडेंट्स हैं, जिहड़े कि वर्किंग प्रोफैशनल्स हैं और बहुत सारे इदा दी फीमेल्स हैं जिन्हां ने लॉ तक कंप्लीट कर ली है बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजनस, ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूज़ वो किसी प्रोफैशन को ज्वाइन नहीं कर सके पर वो फिर भी इस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं। सो इसलिए 4 बजे का टाइम जो कि सारिਆਂ ने रिक्वेस्ट भी की सी इस अकॉर्डिंगली फिक्स किया गया है। ठीक है जी, ये तो हो गया टाइम बारे। हुण आपां मेन अपने टॉपिक ते आते हाँ जो कि है चार्ज का टॉपिक। ठीक है, हुण चार्ज के टॉपिक के बारे आपां की पढ़ांगे। पहला आपां पढ़ांगे कि चार्ज का जो डेफिनेशन है उसका टैक्नीकल मीनिंग की है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जिज, द प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस दे नाल की संबंध है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे विच 3 तरह के चार्ज होंदे हन, पूरे के पूरे सिस्टम वो किहड़े-किहड़े चार्ज होंदे हन। फिर पुलिस की जिहड़ी चार्जशीट है और जिहड़ी कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, इन्हां दोनों का डिफरेंट कंसैप्ट की है। डिस्चार्ज या फ्रेमिंग ऑफ चार्जिज की जिहड़ी स्टेज है ये किवें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेज है और कोर्ट किवें इस नतीजे ते आंदी है, किवें ये डिसाइड करेगी कि किसी एक्यूज नू डिस्चार्ज किया जाए या उहदे खिलाफ चार्जिज नू फ्रेम किया जाए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दी स्टेज ते कि एक्यूज दी प्रेजेंस जरूरी है या वो भी थ्रू प्लीडर हो सकती है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज दे विच एक्यूज्ड दे कोल उस तो बाद किहड़े 2 अल्टरनेटिव प्लीज होंदे हन, जिहड़े 2 अल्टरनेटिव उहदे कोल ऑप्शनस होंदी हन। इहदे नाल ही होर बहुत सारे टैक्नीकल और लीगल इशूज़ नूं आपां डिस्कस करांगे इस सैशन दे विच। मैं इस सैशन नूं अगे वधांदा हाँ विद द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब आरोप। ठीक है जी, चार्ज मतलब आरोप। हुण डेफिनेशन ते आपां आंदे हाँ। चार्ज का मतलब की है, पहला तो देखो चार्ज ना डिफाइन किया गया है CRPC दे 2B दे विच। एक चीज़ याद रखना 2B एज इट इज़ क्वेश्चन आपां नूं डेफिनेशन ते भी आ जाता है, तो 2B दे विच चार्ज डिफाइन किया गया है। चार्ज की जिहड़ी डेफिनेशन है ये असल दे विच पहला तो ये समझिए कि ये एक टैक्नीकल डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा ये एक इनक्लूसिव डेफिनेशन है, टैक्नीकल एंड इनक्लूसिव डेफिनेशन है। जे आप पढ़िए इस डेफिनेशन नूं, इह दस्सिया गया चार्ज इनक्लूड्स एनी हैड ऑफ चार्ज वैन चार्ज कंटेन्स मोर दैन 1 हैड ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक का मतलब कि इस चीज़ नूं पढ़ के सानू बेयर आइडिया भी नहीं लग पाता कि चार्ज का असल दे विच मतलब की है। हुण चार्ज असल दे विच पहला आप जनरल मतलब समझ लेने हाँ, फिर मैं तुहानू उहदे जो टैक्नीकल आस्पैक्ट है फिर आप उहनूं डिस्कस करते हाँ। चार्ज नूं इस डेफिनेशन तो फिलहाल नहीं समझना। चार्ज नूं समझण लई अपने कोल सुप्रीम कोर्ट का एक केस और एक प्रीवी काउंसिल का केस है। इहदे विच कोर्ट ने चार्ज नूं डिफाइन किया सी।
ईशर सिंह केस वर्सिस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइली वर्सिस एम्परर। ये कोर्ट ने दसिया सी कि चार्ज एक स्पैसीफिक एक्यूजेशन है, ठीक है जी, अगेंस्ट द एक्यूज्ड। आपां नूं एज इट इज़ पेपर दे विच केस लॉ ते भी क्वेश्चन आ सकता है, सो कीप दिस इन माइंड। हुण जनरल मतलब चार्ज का की है, चार्ज असल दे विच एक एक्यूजेशन है जो कि किसी परसन के अगेंस्ट फ्रेम की गई है फॉर एन ऑफेंस, फॉर एन ऑफेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुण इट इज़ ए बेसिकली इट इज़ एन एक्यूजेशन। एक्यूजेशन जिहड़ी है ना, एक फॉर्मल एक्यूजेशन है। जे आपां नूं पुछा जाए चार्ज फॉर्मल एक्यूजेशन है या इनफॉर्मल एक्यूजेशन है, चार्ज इज़ ए फॉर्मल एक्यूजेशन। हुण इहनूं फॉर्मल एक्यूजेशन क्यों मन्निया जाता है? क्योंकि शेड्यूल 2 दे विच जिहड़े कि फॉर्म्स दसिया होया है, उहदे विच फॉर्म नंबर 32 दे विच, फॉर्म नंबर 32 दे विच इहदा एक फॉर्मेट दिता होया है, इहदा फॉर्मेट दिता है एज इट इज़। पेपर दे विच इहदा फॉर्म नंबर भी पूछा जा सकता है। सो इसलिए ये क्योंकि एज इट इज़ इस फॉर्मल फॉर्मेट दे विच ही चार्ज होएगा, इसलिए इनू फॉर्मल एक्यूजेशन भी किया जाता है, ठीक है जी। इतों तक क्लीयर है। हुण चार्ज जिहड़ा है वो हमेशा इन रिस्पैक्ट ऑफ एन ऑफेंस होएगा। वो ऑफेंस कोई भी हो सकता है, वो ऑफेंस IPC का ऑफेंस भी हो सकता है, वो ऑफेंस किसी स्पैशल लॉ का ऑफेंस भी हो सकता है, वो किसी लोकल लॉ के अंडर ऑफेंस भी हो सकता है। कहने का मतलब जिथे भी सबसटेंटिव लॉ जो कि आप पिछले लैक्चर के डिस्कस कर चुके हाँ, जिथे भी सबसटेंटिव लॉ है उहदे विच जिथे भी ऑफेंस डिफाइन किया गया है उहदे रिगार्डिंग चार्ज हो सकता है। हुण चार्ज जिहड़ा कि ऑफेंस के बारे ही हो सकता है, ओनली ऑफेंस के बारे। सो कई बार पेपर दे विच क्वेश्चन आता है चार्ज के बारे। हुण उहदे च क्लैरिटी आपां नूं ये मिलती है कि सपोज करो अगर पूछा जाए कि कोई हसबैंड जिहड़ा है वो अपनी वाइफ नूं मेंटेनेंस नहीं दे रहा, ठीक है जी। नाउ ही इज़ गिल्टी ऑफ ओमिशन। ओमिशन की है कि वो अपनी इस लीगल ड्यूटी नूं पूरा नहीं कर पा रहा, जो कि CRPC सैक्शन 125 दे विच उहदी ड्यूटी है कि इहदे बारे चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। द आंसर इज़ नो, इहदे बारे चार्ज नहीं फ्रेम किया जा सकता, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ऑफेंस, दिस इज़ नॉट ए सबसटेंटिव ऑफेंस। फिर सैक्शन 107 CRPC, ठीक है जी, सैक्शन 107 CRPC दे विच जिहड़े कि सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के बारे है, ठीक है जी, कि उहदे लई चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। द आंसर इज़ नो। फिर सैक्शन 133 CRPC जो कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे है कि अगर कोई परसन पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो सैक्शन 133 के अंडर अगर प्रोसीडिंग्स चल रही है तो कि सैक्शन 133 के अंडर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो। सो आपां नूं इन्हां एग्जाम्पल्स तो ये चीज़ क्लीयर हो जाती है कि चार्ज इज़ ऑलवेज इन रिस्पैक्ट ऑफ एन ऑफेंस, whether that offence is under IPC स्पैशल लॉ और लोकल लॉ, किसी भी लॉ के अंडर वो ऑफेंस हो सकता है। आई होप इन्ना क्लीयर हो चुका है। फिर उस तो बाद जिहड़ा चार्ज है उहदे नाल डील करदा जिहड़े रैलेवेंट प्रोविजन है चैप्टर 17 दे विच सैक्शन 211 तो 224 और इहदे विच भी बेसिकली इहदे विच की है रूल्स है, रूल्स ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस। इहदे विच टैक्नीकली जे समझिए तो इहदे विच सिर्फ 2 to 3 तक रूल्स हैं, बाकी जिहड़े है 2 to 4 है दैट इज़ नॉट ए रूल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इस रूल्स दे विच जिवें कि चार्ज दे विच कंटेंट्स की होणगे, उहदे पर्टिकुलर्स की होणगे। रूल्स ये है कि ज्वाइंडर ऑफ चार्जिज या ज्वाइंडर ऑफ ऑफेंसिज या ज्वाइंडर ऑफ ऑफेंडर्स जिहड़े है उहदा की रूल है, नॉन ज्वाइंडर की चीज़ है। ये सारे रूल्स नू फॉलो करते हुए चार्जिज नू फ्रेम किया जाता है बाय द कोर्ट। ठीक है, इत्थों तक क्लीयर हो गया। सो फॉर्म नंबर आप डिस्कस कर ही चुके हैं। फॉर्म नंबर 32 दे विच चार्ज दा फॉर्मेट है।
ਹੁਣ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਨੀ ਹੈਡ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਫੈਂਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਗਰਾਵੇਟਡ ਆਫੈਂਸਿਸ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਆਫੈਂਸ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਰ ਔਰ ਮੇਜਰ ਆਫੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ एग्जांपल ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ केस ऑफ ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास। सो एक पर्सन ने एलीगेशन लगाई किसी ते कि ये अक्यूज्ड मेरे घर दे विच दीवार कूद के एंटर कर गया, दिस इज एन एलीगेशन। हुण अगर आप बारीकी नाल देखिए तो इस एलीगेशन दे विच सिर्फ एक ऑफेंस नहीं है, इस एलीगेशन दे विच क्रिमिनल ट्रेसपास है, इस एलीगेशन दे विच हाउस ट्रेसपास है, और क्योंकि दीवार कूद के आया सो इस दे विच हाउस ब्रेकिंग दा ऑफेंस भी है। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों ऑफेंस जिहड़े है ये तीनों सबसटेंटिव प्रोविजनस है वो अट्रैक्ट हो रही हैं, विच मीनस कि ये सारे जिहड़े हन एक चार दे विच डिफरेंट हैड्स आ जाते हैं। सो इहदे वेले जिहड़ा भी ऑफेंस प्रूव हो जाएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਥੀਜ਼ ਹੈਡਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਡਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ कि जी ये तो क्योंकि सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास की गल हो रही है सो आप सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास के चार्ज की गल करिए। टैक्नीकली ये एक दो तीन सबसटेंटिव ऑफेंसिस जिहड़े है वो प्राइमा फेसी अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ये तो हो गया हैड्स ऑफ चार्ज, दिस इज़ वन एस्पैक्ट। दूसरा एस्पैक्ट होर है वो समझो तुसीं, दूसरा एस्पैक्ट ये है कई बार इस तरह होंदा है कि प्राइमा फेसी आपां नूं लगदा है कि जी सिर्फ एक ऑफेंस होया है। आपको तो पता है कि एक रूल है चार्ज का कि वन ऑफेंस वन चार्ज, हर ऑफेंस के लिए एक डिस्टिंक्ट चार्ज लगेगा और वो डिस्टिंक्टिवली उसका ट्रायल चलेगा। सो कई बार क्या होता है कि प्राइमा फेसी आपको लगता है कि एक ऑफेंस होया है बट वो एक ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल जिवें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिहड़ा है मान लो वो कोई लगातार कई साल कर रहा है, आपको लगता है कि उस बंदे ने वो जिहड़ा गबन किया है जिहड़ी इंबैजलमेंट की है वो एक ऑफेंस है, बट नहीं जदों आप इनू टैक्नीकली समझते हाँ तो वी कम टू नो कि 3 साल 3 ईयर्स 3 साल के बाद वो एक नवा डिस्टिंक्ट ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, वो देखने नू एक लगता है बट टैक्नीकली वो एक नहीं है। और हुण ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरली इस तरह भी होंदा है कई बार कोई चीज़ देखने नू मोर देन वन ऑफेंस लगती है बट वो मोर देन वन नहीं, वो सिर्फ एक ही ऑफेंस होता है। फॉर एग्जांपल कि बीटिंग किसी ते एलीगेशन है कि ये किसी नू ए ने बी ने कुटिया, ठीक है जी, ए नू बी ने कुटिया लत्ता मार मार के बाय वे ऑफ बीटिंग, राइट। सो उन्होंने जड़ा एक्यूज्ड है उन्हें कई बार किक्स कीतिया, मल्टीपल किक्स है। हुण एक किक जड़ी है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी है। हुण की ये जिहड़े मल्टीपल किक्स है वो डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो जाएगा। सो इत्थे भी जो टैक्नीकली आप समझिए कि देखण नूं आपां नूं एक लग रहा है बट वो एक तो ज़्यादा हो सकता है, या देखण नूं आपां नूं ज़्यादा लग रहा है बट अल्टीमेटली दैट कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन सिंगल डिस्टिंक्ट ऑफेंस। इसलिए इस टैक्नीकल डेफिनेशन नूं हैड्स के अकॉर्डिंगली भी समझना जरूरी है। आम तौर पर सानू दस्सिया जाता कि जी ये ना बड़ी एम्बीगुअस डेफिनेशन है, ये बड़ी टैक्नीकल है, इनू छड्डो तुसीं इनू फड़ो। ठीक है, पहला आपां नूं जनरल डेफिनेशन तो समझनी पएगी, लेकिन जे बेयर प्रोविजन दे विच ये वर्डिंग यूज़ की है तो यदा कोई तो खास मकसद होएगा ना, कोई तो ये पिछे टैक्नीकल रीजन होएगा। सो जिन्नी देर तक आपां नूं टैक्नीकल रीजन नहीं समझ आएगा उन्नी देर तक चार्ज का कंसैप्ट अपने लिए इनकंप्लीट ही रहेगा। बट हाँ
हुण ये इनकंप्लीट है। ठीक है जी, चलो फिर आप नैक्सट करते हैं। आई होप कि तुहानूं इस टैक्नीकल चीज़ बारे पता लग गया होएगा। हुण नैक्सट चार्ज का पहला आप लीगल सिग्निफिकेंस समझते हैं। चार्ज का लीगल सिग्निफिकेंस की है? देखो, चार्ज बेसिकली प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस नूं कंप्लाई करन दे लई फ्रेम किया जाता है। हुण वो किवें? प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस जिहड़ा है वो की कहता है? प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड या नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, नो पर्सन शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अनहर्ड। ये प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस का एक इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है कि जी किसी भी परसन नूं बिना सुने, बिना उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिते उन्होंने पनिश नहीं किया जाएगा। उस अकॉर्डिंगली क्योंकि जो चार्ज फ्रेम होंदा है, आप मानते हैं कि हुण कोर्ट जिहड़ी है वो उस परसन के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर रही है, वो अगेंस्ट कुछ एडवर्स हो रहा है। इसलिए क्योंकि किसी परसन ते ट्रायल चल रहा है, किसी परसन ते मुकदमा चलेगा, पर हुण उस परसन नूं पता तो होए कि मेरे खिलाफ एलीगेशन की है, मेरे खिलाफ किहड़े किहड़े सबूत आणगे। विच मीनस अगर किसी एक्यूज नूं पता होएगा उदों ही वो अपने आप नूं डिफेंड कर पाएगा, उदों ही will be given an effective opportunity of being heard. So for that matter कि प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस नूं कंप्लाई किया जाए, इसलिए चार्जिज फ्रेम करने जरूरी हैं। हुण चार्जिज फ्रेम करने जरूरी है, इहदा एक तो परपस हो गया कि आप प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस नूं कंप्लाई करना है। ठीक है जी। दूसरा इहदा की परपस है कि क्योंकि चार्जिज फ्रेम करन तो बाद दे विच बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। क्लैरिटी का मतलब कि हुण कोर्ट नूं पता चल जाता है कि इन्हां ऑफेंसिस दे लई ही जिहड़ा ट्रायल है वो चलेगा। विच मीनस कि हुण प्रोसीक्यूशन नूं भी क्लैरिटी है और डिफेंस नूं भी क्लैरिटी है। प्रोसीक्यूशन नूं ये क्लैरिटी है कि हुण जिहड़े एविडेंसिस आणगे वो इन्हां ऑफेंसिस नूं प्रूव करन दे लई आणगे, और डिफेंस नूं एक्यूज नूं ये क्लैरिटी है कि जे मैं सफाई देनी है तो मेरा जिहड़ा स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ जिहड़े चार्ज फ्रेम किए गए हैं वो तक ही उस दायरे दे अंदर ही आंदा है। दैट मीन कि किते ना किते एक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द परपज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। वही एविडेंस आएंगे जिहड़े कि ऑफेंसिस चार्जड हैं। ठीक है, हुण चार्ज का लीगल सिग्निफिकेंस एक होर है। देखो, चार्ज असल दे विच की चीज़ हैं? लीगल इशूज़। हुण अगर आप इहनूं टैक्नीकली समझिए तो आप एक वर्ड सुनिया होगा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू ये आप इंडियन एविडेंस एक्ट दे विच फैक्ट इन इशू फ्रेज जिहड़ा वै उन्होंने आप डिस्कस करते हैं। असल में फैक्ट इन इशू नूं जे आप होर सिंपल मैनर च समझिए तो क्रिमिनल केस दे विच फैक्ट इन इशू का मतलब है चार्जिस। ठीक है जी। और सिविल मैटर दे विच फैक्ट इन इशूज़ का मतलब है जिहड़े कोर्ट इशूज़ नूं सैटल करती है, सैटलमेंट ऑफ इशूज़। क्रिमिनल केस दे विच जिवें कि 228 सैक्शन 228 सैक्शन 240 सैक्शन 248 इन्हां सैक्शनस के अंडर चार्जिज फ्रेम किए जाते हैं। सॉरी, इट इज़ 246 इन्हां सैक्शन के अंडर चार्जिज फ्रेम किए जाते हैं। और उही चार्जिज असल दे विच लीगल इशूज़ होंदे हैं जिन्हों एविडेंस एक्ट की लैंगुएज दे विच आपां फैक्ट इन इशू के कंसैप्ट के अकॉर्डिंगली समझते हैं। और अगर सिविल मैटर च देखिए तो ऑर्डर 14 दे विच जिहड़े इशू सैटल हुंदे हैं उन्हां दे ही बेसिस ते अगे केस प्रोसीड करता है। सो टैक्नीकली स्पीकिंग ये जिहड़े चार्ज हुंदे हैं वो फैक्ट इन इशू ही हैं। टैक्नीकली ये उही चीज़ां हैं जिहड़ियां अगे जाके एक पार्टी प्रूव करेगी और दूसरी पार्टी उन्होंने डिसप्रूव करेगी। ठीक है जी। नैक्सट हुण इहदा लीगल सिग्निफिकेंस होर समझिए आप होर की लीगल सिग्निफिकेंस कि हुण अगर ये पता लग गया कि
ए वाले ऑफेंसिस जिहड़े है वो चार्ज हो चुके हैं, विच मीनस कि जिवें आप पहला डिस्कस किया है कि हुण डिफेंस नूं पता लग गया कि वो हुण अपना डिफेंस उहदे अकॉर्डिंगली तैयार कर सकता है। इहदा एक होर आस्पैक्ट है, इहदा आस्पैक्ट ये है कि मान लो चार्जिज फ्रेम होने तो पहला जिहड़ी कोर्ट च चार्जशीट फाइल हुई सी वो आपां बाद चों डिस्कस करांगे कि डिफरेंट कंसैप्ट किवें है। उहदे च सपोज करो अगर 10 ऑफेंसिस का जिक्र किया गया सी लेकिन चार्ज फ्रेम होए सिर्फ 5 ऑफेंसिस का, दैट मीनस कि हुण सिर्फ वो 5 ऑफेंसिस ही हैं जिहदे उपर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस फोकस करेगा। ये वो 5 ऑफेंसिस ही हैं जिहदे लई एविडेंसिस नूं प्रोड्यूस किया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रूव इट और इन ऑर्डर टू डिसप्रूव दीज ऑफेंसिस जिहदे लई चार्ज फ्रेम होया है। सो लीगल सिग्निफिकेंस एक तो डिफेंस अकॉर्डिंगली करन दा प्रिपेयर करन दे लई है, और दूसरा अगर कोई लीगल रैमेडी बनती है सो उन्होंने अवेल करने के लिए। देखो जो चार्जिस फ्रेम होंदे हैं तो एक्यूज दे कोल बहुत सारे लीगल रैमेडीज होंदियां हैं कि वो जो चार्ज फ्रेम होया फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस नू एज इट इज़ कोर्ट दे विच चैलेंज कर सकता है उस ऑर्डर नू, या वो पर्टिकुलर किसी भी ऑफेंस दे रिगार्डिंग भी अपनी ग्रीवेंस रख सकता है, या वो कुछ टैक्नीकल इशूज़ नू लैके भी कोर्ट दे विच अपनी कंटेंशन जिहड़ी है वो रख सकता है। बट उदों ही रखेगा जदों चार्जिस दे बारे क्लैरिटी होएगी। सो फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस का एक लीगल सिग्निफिकेंस ये भी है कि हुण पता लग जाएगा कि आ ऑफेंसिस दे चार्जिस जिहड़े है वो फ्रेम हो रहे हैं। सो इसलिए इन्हां दे लई जो भी लीगल रैमडी बनती है उस रैमडी नूं अवेल किया जा सके। ठीक है, हुण उस तो बाद जिहड़ी चार्जिस दी स्टेज है उन्होंने आपां डिस्चार्ज दी स्टेज दे नाल समझदे हां। इहदा मतलब मैं की समझाने की कोशिश कर रहा हाँ कि या तो एक्यूज डिस्चार्ज होएगा या एक्यूज के खिलाफ चार्जिस फ्रेम होंगे, दोनों चीज़ां नहीं हो सकदियां। विच मीनस कि अगर तो वो डिस्चार्ज हो गया द मैटर इज़ पुट टू एन एंड, लेकिन अगर डिस्चार्ज का स्कोप नहीं है फिर कोर्ट चार्जिस फ्रेम करेगी। विच मीनस कि दोनों ही किते ना किते कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेजिस हैं, और क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेजिस हैं इसलिए या एक चीज़ होएगी या डिस्चार्ज होएगा या चार्जिस फ्रेम होणगे। इहदा बेसिस की हो वो आपां अगे डिस्कस करांगे। ठीक है जी, बट इस चीज़ नूं ध्यान च रखना कि ईदर द परसन कैन बी सबजैक्टेड टू डिस्चार्ज और चार्ज। ठीक है जी, इसलिए मान लो अगर आपां नूं पुछा जाए कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस तो बाद दे विच डिस्चार्ज हो सकता है, सो ये हो ही नहीं सकता बिकॉज दिस क्वेश्चन शैल नॉट अराइज टेक्निकली। ठीक है, फिर इहदा एक डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी के नाल भी रिलेशनशिप है। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी जो कि सैक्शन 300 CRPC दे विच दिती गई है। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी ये कहती है कि अगर एक बार किसी परसन नू सज़ा मिल गई, एक बार किसी परसन का ट्रायल हो गया तो बार बार सेम ऑफेंस के लिए या सेम सैट ऑफ फैक्ट्स के लिए उहदा फिर तो ट्रायल नहीं हो सकता। हुण एक चीज़ समझने की लोड़ है कि डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी की डिस्चार्ज के केस दे विच अप्लाई होएगा या डिस्चार्ज के केस दे विच अप्लाई नहीं होएगा। सो एक चीज़ समझनी आपां कि डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी ये कहती है कि चार्जिस फ्रेम होने तो बाद दे विच अप्लाई होएगा। क्यों? बिकॉज फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस तो बाद दे विच ही ट्रायल की स्टेज आती है, और डबल जियोपार्डी भी कहता है कि ट्रायल होना ज़रूरी है। ट्रायल जिहड़ा है वो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, विच मीनस कि अगर एक्यूज्ड डिस्चार्ज हो रहा है तो डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी की प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है बिकॉज दिस इज ए प्री ट्रायल स्टेज, दिस इज ए प्री ट्रायल स्टेज। लेकिन अगर एक्यूज के खिलाफ चार्जिस फ्रेम हो रहे हैं विच मीनस उस तो बाद उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट होएगा, ओनली दैन the doctrine of double jeopardy shall apply and that protection shall be available। इसलिए चार्जिस फ्रेम होना या ना होना
ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਆਫ ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਰजेस ਕੋਰਟ ਫਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਫਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕੋਗਨੀਅੰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚਾਰजेस ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਮੈजिस्ट्रेट भी ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन चार्जेस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सैशन ही फ्रेम कर सकती है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि चार्जेस ट्रायल कोर्ट फ्रेम करती है, मतलब जो कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो चार्जेस फ्रेम करता है कि अंडर अंडर पीनल प्रोविजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट। पीनल प्रोविजन के अंडर ही चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। फॉर एन इंस्टांस अगर आप एक एग्जाम्पल ना समझिए कि अगर किसी ते मर्डर का एलीगेशन है, सैक्शन 300 ਦੇ ਵਿੱਚ मर्डर डिफाइंड है, सैक्शन 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ਕਿਹੜੇ सैक्शन ਦੇ अंडर ਕਿਹੜੀ प्रोविजन ਦੇ अंडर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, 300 और 302 और बोथ? द आंसर इज 302 बिकॉज 302 इज अ पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन का मतलब इदा दी प्रोविजन जिहड़ी कि पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती है। सो जिहड़ी भी प्रोविजन पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करे, ना कि जिहड़ी सिर्फ डेफिनेशन दे नाल डील करे, ओदे ही डेफिनेशन वाली ना चार्ज नहीं और पनिशमेंट वाली प्रोविजन दे अंडर ही चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि सेम प्रोविजन के अंडर डेफिनेशन है और सेम प्रोविजन के अंडर ही पनिशमेंट दी गई है, फिर इन दैट केस तो सेम प्रोविजन ही रहेगी। बट जे अपन पूछा जाए कि वो पीनल प्रोविजन के अंडर चार्ज फ्रेम होएगा या डिफाइनिंग प्रोविजन के अंडर होएगा, द आंसर इज पीनल प्रोविजन के अंडर ही चार्ज फ्रेम हो सकता है, राइट। इतों तक क्लीयर है। फिर नैक्सट चलते आप हुण देर इज़ नो नैक्सस बिटवीन चार्ज शीट बाय द पुलिस और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। आप इस कंसैप्ट को पहले समझिए। देखो जिवें मैं पहला भी दसिया सी, चार्ज आरोप है ना, चार्जेस बेसिकली एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे विच 3 बार आते हैं। 3 बार किवें आते हैं? पहला तो जिहड़ा विक्टिम है या एग्रीव्ड है वो एक एलीगेशन लगाता कि मेरे खिलाफ ये ऑफेंस होया है। वो एलीगेशन कितने लगाएगा? वो पुलिस अगे एलीगेशन लगाएगा, ठीक है, और वो बेसिस पे FIR लॉज हो जाएगी। पहला एलीगेशन, ठीक है जी, पहला आरोप। दूसरा फिर पुलिस की करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी चार्जशीट प्रिपेयर करेगी और चार्जशीट के बेसिस पे अपनी ओपीनियन देगी कि केड़ा ऑफेंस होया है, केड़ा नहीं होया है, ठीक है। सो दूसरा है पुलिस वालों भी चार्ज लगाया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ चार्जशीट। और तीसरा है कोर्ट। हुण क्योंकि केस कोर्ट दे विच पहुंच गया है और कोर्ट भी जो भी कोर्ट अगे एविडेंसिस अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे चार्ज नूं फ्रेम कर देगी। सो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। सो इनू आपां एक जनरल कॉन्सैप्ट दे नाल समझिए कि किसी भी परसन के अगेंस्ट 3 बार एलीगेशन लगते हैं। बट जिहड़ी आपां चीज़ की गल कर रहे हैं, जिहड़ा चार्ज 2B च डिफाइंड है, जिहड़ा चार्ज के बारे चैप्टर 17(2)(1)(1) तो लैके 2(2)(4) तक चैप्टर है, वो ए वाली चीज़ है। कोर्ट द्वारा जिहड़े चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है जी। सो पुलिस जिहड़ी है वो इन्वेस्टिगेशन करन तो बाद चार्ज शीट प्रिपेयर करती है। चार्ज शीट नूं कोर्ट जिहड़ी चार्जिस फ्रेम करती है उहदे नाल आपां कन्फ्यूज नहीं करना। हाँ, प्रैक्टिकली कई बार उस जिहड़ा कोर्ट फ्रेम करती है चार्जिस उहनूं भी चार्ज शीट बोल दिंदे हन, बट वो चार्ज शीट टैक्नीकली नहीं है, वो सिर्फ चार्जिस फ्रेम हो गए हैं। चार्ज शीट इत्थे जो पुलिस प्रिपेयर करती है, जिन्हों आपां पुलिस रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जिन्हों फाइनल रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, वो है चार्ज शीट, ठीक है जी, जो कि 2R दे विच डिफाइंड है। सो पुलिस द्वारा चार्ज शीट तैयार करनी और कोर्ट द्वारा
चार्जेस फ्रेम करने दोनों ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट कॉन्सैप्ट हैं, इन्हां दोनों नूं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ कई बार आप ये समझते हैं कि जी कई आप कि कोई भी गवर्नमेंट इंपलॉय जिहड़ा है ही हैज़ बीन चार्ज शीटड, ठीक है जी, जिहड़ा गवर्नमेंट इंपलॉय है वो चार्ज शीट वो भी बिल्कुल डिफरेंट है गवर्नमेंट इंपलॉय वाली। वो गवर्नमेंट इंपलॉय है कि अगर वो खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही हैं सो वो प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस फॉलो करने के लिए ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ कि तेरे खिलाफ की एलीगेशन है सो दैट ही कैन प्रिपेयर हिज डिफेंस अकॉर्डिंगली वो चार्जशीट जी है वो डिफरेंट है, दैट इज़ ए मैटर डीलिंग विद सर्विस लॉ, ठीक है जी। सो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं डिफरेंट करना। हुण आपां तिन्नां चीज़ां नूं देख लिया कि एक चार्जशीट है जी पुलिस तैयार करती है, एक चार्ज है जी कोर्ट फ्रेम करती है, और एक चार्ज शीटिंग ऑफ द परसन है जो कि सर्विस मैटर दे विच कंसैप्ट एप्लीकेबल है, राइट। हुण नैक्सट कि चार्जिस जेडे पुलिस ओपीनियन दे रही है, चार्जशीट पेश कर रही है, उहदे विच भी कुछ एलीगेशंस है एज वी हैव डिस्कस्ड अबव। हुण कि वो एलीगेशंस एज इट इज़ कोर्ट जिहड़ी है उन्हां ते अपना रिलायंस प्लेस करेगी, द क्वेश्चन इज़ दैट। हुण एक चीज़ याद रखना, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन दे बेसिस ते ओपीनियन देने दे लई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये उन्हां दा प्रेरोगेटिव है। पुलिस नूं जो लगता है वो उहदे बेसिस ते चार्जशीट प्रिपेयर करेगी, और कोर्ट नूं ये लीगली मैंडेट दिता गया है कि तुसी पुलिस दी ओपीनियन दे नाल बाउंड नहीं हो, तुसी अपना खुद दा इंडिपेंडेंट एंड जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है, और उस माइंड को अप्लाई करन तो बाद एंड ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो तुहाडे सामने है, तुसी एक इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन लेना है कि किहड़े किहड़े केस दे विच चार्ज फ्रेम हो सकता है और नहीं हो सकता, और अगर चार्ज फ्रेम होएगा तो किहड़े किहड़े ऑफेंसिस दे लई चार्ज फ्रेम होएगा, ना कि जो भी चार्जशीट दे विच ऑफेंसिस मैंशनड हैं उन्हां दे लई चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। सो उनके लिए चार्ज फ्रेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो मे और मे नॉट बी द सेम, ये चीज़ याद रखना। हाँ प्रैक्टिकली कई बार देखने च मिलता है कि एक मकैनिकल फॉर्मैलिटी के तौर पर जो चार्जशीट दे विच ऑफेंसिस हैं उन्होंने ही या उन्होंने ही बेस बना के उही ऑफेंसिस दे लई चार्ज फ्रेम कर दिता जाता है, बट दैट इज़ नॉट द लॉ, ठीक है जी। हुण क्योंकि कोर्ट जिहड़ी है वो बाउंड नहीं है, इसलिए कोर्ट ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड जरूर अप्लाई करना है। नैक्सट आप देखते हैं कि रैलेवेंट प्रोविजनस किहड़ियां हन जिहड़ियां कि डिस्चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस के नाल डील करदियां हन। देखो डिस्चार्ज का टॉपिक अच्छे तरीके नाल समझण लई आपां नूं चार्ज और डिस्चार्ज दोनों नूं इकट्ठा समझना पएगा, और चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस दोनों ज्वाइंट हैं, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस और डिस्चार्ज ये भी किते ना किते ज्वाइन होंदा है। सो इन्हां नूं एक कंसैप्ट की तरह मैं तुहाडे अगे रखण की कोशिश कर रहा हाँ, सो दैट जदों आपां मेन ट्रायल के प्रोसीजर ते जावांगे, जदों आपां डिटेल दे विच लॉ डिस्कस करांगे, सो वो बड़ी आसानी नाल तुहानूं समझ आ जाएगा, ठीक है। हुण एक चीज़ देखो कि जे आपां डिस्चार्ज की गल कीती है या फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस की गल कीती है, सिर्फ वारंट केसिस दे विच है, सिर्फ वारंट केसिस। तुसीं कहोगे कि सर ये तो गलत नहीं है कि वारंट केसिस दे विच ही हो रहा है, वेयर इज समन केसिस। हुण इहदा जवाब ये है कि क्योंकि समन केसिस दे विच फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है जी, इज़ नॉट मैंडेटरी, विच मीनस कि इत्थे चार्ज नहीं फ्रेम हो सकते। हुण क्योंकि चार्ज नहीं फ्रेम हो रहा, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट याद रखना, जिथे चार्ज फ्रेम होने का स्कोप है
ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰजेस ਆਪਸ਼ਨਲ ਹਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਔਰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਨੈਕਸਟ बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुसी इस बेसिक जो बेस है, अगर कोर्ट किहड़े कंसीडरेशनस नू अपना आधार बना के ये डिसाइड करेगी कि डिस्चार्ज किया जाए या चार्जिस फ्रेम किए जान, जे तुहानूं ये समझ आ गया तो समझ लो तुहानूं ट्रायल प्रोसीजर जिहड़ा है वो काफ़ी हद तक सबसटैंशियली समझ आ गया। ठीक है, हुण देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਟਰਾਇਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। और ट्रायल कंडक्ट कदों किया जाएगा? पहला चार्जिस फ्रेम होंगे। जो कोर्ट ਨੂੰ लगता कोई यूजफुल परपज सर्व नहीं होएगा सो उदों कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी। हुण इहनूं समझो तुसीं, ਇਹਦਾ मतलब असल च मैं कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर कोर्ट ਨੂੰ लगता है कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट ही नहीं हो रहा, तो जो प्राइमा फेसी केस ही नहीं मेड आउट हो रहा तो वो केस सबसटैंशिएट किवें होएगा? वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कित्थे प्रूव हो जाएगा? तो अगर एविडेंसिस जिहड़े हन वो इन्ने वीक हन तो वो ये सुजैसट कर रहे हैं कि प्राइमा फेसी केस ही नहीं मेड आउट हो रहा, सो कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। ठीक है जी। तो पहला तो ये हो गया प्राइमा फेसी केस इज नॉट मेड आउट। या दूसरा एस्पेक्ट है कि कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स दे बेसिस ते भी कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है। और जे आपां उहनूं फर्दर समझना है, जिवें मान लो प्रीवियस सैंक्शन आपां कई बार पढ़ते हाँ कि कुछ इदां दे स्पैशल केसिस हुंदे हन जिन्हां नूं अगे चलान दे लई, जिन्हां नूं अगे इनकुआयरी या ट्रायल करन दे लई प्रीवियस सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जरूरी है। अगर वो प्रीवियस सैंक्शन ही नहीं आया तो भी कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। राइट, क्योंकि ये जिहड़ी प्रोविजन हैं ये मैंडेटरी प्रोविजनस हुंदियां हन। इन्हां प्रोविजनस की एबसेंस के केस दे विच नो परपज इज गोइंग टू बी सर्वड, क्योंकि मैंडेटरी प्रोविजन जिहड़ी है उसकी कंप्लाइंस नहीं हो रही। नैक्सट होर फॉर एग्जाम्पल जे आपां ये समझिए कि जिवें कंप्लेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन कई बार आपां देखते हाँ कि ये स्पैसीफिक प्रोविजन ऑफ लॉ होंदी है कि अगर इस ऑफेंस दे लई प्रोसीक्यूशन नू इनिशिएट करना है तो वो कंप्लेंट के थ्रू होएगा एंड दैट टू बाय द एग्रीव्ड पर्सन। सो मान लो अगर वो कंप्लेंट एग्रीड पर्सन दे दे बिहाफ ते नहीं आई, अगर दैट कंप्लेंट इज़ नॉट एट द इंस्टांस ऑफ एग्रीड पर्सन, वो भी एक टैक्नीकल ग्राउंड है जिहदे बेसिस ते डिस्चार्ज किया जाएगा। सो ये हन कंसीडरेशन फॉर द परपज ऑफ डिस्चार्ज। हुण चार की गल करिए आपां, चार दे विच सब तो पहला तो ये देखना है कि वर्थ ऑफ ट्रायल का मतलब की है कि जो भी हुण तक कोर्ट अगे रिकॉर्ड आया है, जो भी मटीरियल प्लेस किया गया है बाय द प्रोसीक्यूशन, जो भी एविडेंसिस प्रोड्यूस किया गया है बाय द प्रोसीक्यूशन, उतों एक चीज़ तो पता लगती है कि ट्राइबल केस जिहड़ा है वो एग्जिस्ट करता है।
ट्राइबल केस एग्जिस्ट करता है। हुण वो ट्राइबल केस एग्जिस्ट करता है वो किते पता चलता है, वो इत्थों पता चलता है आपां नूं कि अगर ये लगे कि जो भी एविडेंसिस प्रोड्यूस किया है अगर उन्होंने आप ट्रू मान लेने हैं, अगर हुण एविडेंस को सिर्फ मान लेने हाँ, प्रज्यूम कर लेने हाँ कि सारा एविडेंस जो आया है वो सच्चा है, कि ਉਹਦੇ बेसिस ते ये मन्निया जा सकता है दैट एक्यूज्ड हैड कमिटेड एन ऑफेंस। इफ द आंसर इज एफर्मेटिव, अगर लगता है कि हाँ जे इस एविडेंस नू सही मान के चलीए तो ये प्रजम्पशन जिहड़ी है वो बनती है, फिर ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ट्राइबल केस एग्जिस्ट करता है। हाँ वो जरूरी नहीं है कि वो प्रजम्पशन जिहड़ी है वो सच्ची प्रूव होएगी, क्योंकि उस तो बाद दे विच तां ही बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन आएगी, आर्गूमेंट्स आएगा जिथों डिफेंस ये प्रूव करेगा कि एविडेंसिस जिहड़े हन या जिहड़े विटनेसिस हन वो जैनुअन नहीं हन, वो वर्थ ऑफ रिलायंस नहीं हन, उन्हां ते विश्वास नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ ए मैटर ऑफ ट्रायल जो बाद दे विच पता चलेगा। बट एज फार एज कि कोर्ट ये डिसाइड कर पावे कि चार्ज फ्रेम करने बनते हैं या नहीं बनते हैं, आ जिहड़ियां कंसीडरेशनस हैं ये रोल प्ले करदियां हैं फॉर द परपज़ ऑफ दिस डिसीजन। ठीक है जी। नैक्सट चार्ज की जिहड़ी स्टेज है उसका एक होर सिग्निफिकेंस ये है कि वो सैपरेट करती है इनकुआरी और ट्रायल। देखो जो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्टेजिस की गल करते हाँ, सो सपोजिटली क्राइम हो गया, क्राइम इत्थे हो गया, क्राइम होने तो बाद की होएगा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन तो बाद इनकुआयरी, इनकुआयरी तो बाद ट्रायल, ट्रायल। हुण दिस इज द फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस, दिस इज द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस। इट मीनस कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस इदा दी स्टेज है जिहड़ी कि इनकुआयरी दी स्टेज नू और ट्रायल दी स्टेज नू सैपरेट करती है। ठीक है जी, सैपरेट करती है। और जिवें आपां पहला भी डिस्कस किया है कि डिस्चार्ज दा स्कोप फ्रेमिंग ऑफ चार्जिस तो पहला रहेगा, क्योंकि जिस तरह ही चार्जिस फ्रेम हो जाते हैं ट्रायल बिगन्स, ट्रायल बिगन हो गया तो नो स्कोप ऑफ डिस्चार्ज, देयर इज ओनली स्कोप फॉर एक्विटल। ठीक है। सो इतों अपन क्लीयर हो गया कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही स्कोप ऑफ डिस्चार्ज है, लेकिन अगर चार्ज फ्रेम हो गए तो देयर इज ओनली स्कोप ऑफ एक्विटल। राइट। नेक्स्ट कि एक्यूज्ड द उस कोर्ट दे विच उस स्टेज ते प्रेजेंट होना जरूरी है जो चार्जिस फ्रेम होंदे हन, या कि प्लीडर के थ्रू भी हो सकता है। इस चीज़ के बारे याद रखना कि एक्यूज दा उस जगह ते मौजूद होना मैंडेटरी है, प्रेजेंस जिहड़ी है वो मैंडेटरी है। ठीक है जी, मैं जनरल रूल दस रहा वा, प्रेजेंस इज मैंडेटरी। क्यों प्रेजेंस इसलिए मैंडेटरी है? बिकॉज चार्जिस दा पर्पज़ की है नोटिस सर्व करना। नोटिस सर्व करने का मतलब है कि प्रिंसीपल ऑफ नैचुरल जस्टिस को कंप्लाई करना, सो दैट एक्यूज्ड अपना डिफेंस जिहड़ा है वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पावे, ताकि उन्होंने पता लगे कि मेरे खिलाफ जो भी एलीगेशंस है मैं उन्होंने किवें रिबट करना है। सो क्योंकि नोटिस आएगा और ना सिर्फ ओदी प्रेजेंस ज़रूरी है बल्कि उन्होंने एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। एक्सप्लेन करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिन्नी देर तक उन्होंने समझ ही नहीं आएगा कि मेरे खिलाफ जिहड़े चार्जिस उन्होंने की हन, उन्नी देर तक वो अपने आप को डिफेंड भी किवें कर पाएगा। सो इसे लई कि उस जगह ते एक्यूज ते जो चार्जिस फ्रेम होंदे हन उहदा रूल यह है कि एक तो चार्जिस लैंगुएज ऑफ कोर्ट दे विच फ्रेम होंदे हन, लेकिन एक्यूज नूं अगर उस लैंगुएज के बारे फैमिलैरिटी नहीं है से फिर जिहड़ी भी लैंगुएज एक्यूज नूं पता है, एक्यूज की फैमिलैरिटी है उहदे विच, या एक होर ऑप्शन हुंदी है कि ट्रांसलेटर के थ्रू एक्यूज नूं दस दिता जाता है। सो इसका मतलब यह है कि उहदा होना बहुत ज़रूरी है। प्लीडर के थ्रू जिहड़े चार्जिस हैं
ਉਹ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਲੀਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ read over and explained। अगर किसी ने प्रैक्टिकली कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ read over and explained ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰजेस ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਰੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ significance of the presence of the accused at the stage of framing of charges। ਹੁਣ next, validity of framing of charges ਜਾਂ charges framed। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ framing of charges ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ which means ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 211 ਤੋਂ 224 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਹਨ। ਰੂਲਸ ਕਿਹਦੇ, ਰੂਲਸ ਫॉर ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰजेस। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਸਪੈਕਟ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰजेस ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਸਪੈਕਟ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਲਾਅ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੈਚਿਊਟ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਲੀ ਆਫ ਗਿਲਟ ਆਫਟਰ ਦ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰजेस। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲੀਗਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰजेस ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਬੀ ਟਰਾਈਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲੀਜ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਲੀ ਹੈ ਪਲੀ ਆਫ ਗਿਲਟ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰजेस ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲੀ ਆਫ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई प्रेफर टू बी ट्राइड कि मैं चाहता हाँ कि मेरा ट्रायल चले और बाद विच कोर्ट ये फैसला ले कि मैं गिल्टी हाँ या मैं इनोसेंट हाँ। ठीक है जी। सो जदों भी चार्जेस फ्रेम होणगे उस तो बाद एक मैंडेटरीली स्टेज आएगी दैट इज़ टू इनक्वायर अबाउट प्ली ऑफ गिल्ट। इस प्ली ऑफ गिल्ट का परपस की है एक अपॉर्चुनिटी देना, एक अपॉर्चुनिटी देना। वो अपॉर्चुनिटी दे विच उहदे कोल दो प्लीज़ हुंदियां हन,
दो प्लीज, पहली है प्ली ऑफ गिल्ट, वो ये मने कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हाँ। दूसरी है नॉट प्लीड गिल्टी और वो ट्रायल प्रैफर कर रहा है, नॉट प्लीड गिल्टी और वो ट्रायल प्रैफर कर रहा है। इंपॉर्टेंट गल यह है कि ये दोनों दी दोनों जिहड़ियां प्लीज हैं ये अल्टरनेटिव प्ली हैं कि या वो पहली प्ली ले सकता है या वो दूसरी प्ली ले सकता है। ठीक है जी। हाँ एक चीज़ याद रखने वाली ये गल है कि कोर्ट दा इस चीज़ नू इनक्वायर करना कि डू यू प्लीड गिल्टी, ठीक है जी, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। दूसरा एक्यूज्ड दा गिल्टी प्लीड करना, ठीक है जी, प्ली ऑफ गिल्ट लेना वो मैंडेटरी नहीं है, वो नॉट मैंडेटरी। लेकिन जे वो गिल्टी प्लीड कर लेंदा है तो कि उस प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस ते कोर्ट कैन एक्ट फर्दर, कि कोर्ट उहदे ते रिलाई कर सकती सी, वो भी मैंडेटरी नहीं है। सो इनू अगर सिंपल वर्ड्स में समझावा यह है कि कोर्ट ने चार्जिस फ्रेम करन तो बाद दे विच एक्यूज तो इंक्वायर करना है दैट डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, पहली ए मैंडेटरी। दूसरा है कि एक्यूज्ड दोनों चो कोई एक अल्टरनेटिव प्ली ले सकता है, ओदा गिल्टी प्लीड करना मैंडेटरी नहीं है। पर तीसरी चीज़ जे ओ प्ली ऑफ गिल्ट ले भी रहा है तो कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि उस प्ली ऑफ गिल्ट नू बेस बना के उहदे ते रिलाई करके एक्यूज नू कन्विक्ट करेगी। कोर्ट उस प्ली ऑफ गिल्ट ते रिलाई कर भी सकती है और कोर्ट उस प्ली ऑफ गिल्ट नू इग्नोर करके फर्दर ट्रायल नू भी कंटिन्यू कर सकती है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट एज फार एज प्ली ऑफ गिल्ट इज़ कंसर्नड, जो कि एक मैंडेटरी स्टेज है। हुण अगे आपां ये देखांगे कि जो भी आपां चार्जिस फ्रेम करन बारे रूल्स की गल कीती सी, जो कि चैप्टर 17 दे विच है, उन्हां रूल्स नूं लैके कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई गलती, किते ना कोई एक्ट और ओमिशन हो सकता है। हुण की चार्जिस दे बारे अगर कोई गलती हो रही है, कोई मिसटेक हो रही है तो वह की प्रभाव पेगा, पहले आप उन्हें देख लेने। हाँ देखो चार्जिस नूं लैके एक चीज़ याद रखना कि ये इस्पो फैक्टो अगर कोई चार्जिस डिफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा ट्रायल विशिएट हो गया है या कोई सेंटेंस या कोई ऑर्डर जिहड़ा है वो इनवैलिड हो गया है। सो इन जनरल जो आप समझिए कि चार्जिस दी जिहड़ियां गलतियां है, चार्जिस नूं लैके अगर कोई एरर है वो आम तौर ते मटीरियल नहीं हुंदा, आम तौर ते उहदे बेसिस ते प्रोसीडिंग्स नूं विशिएटेड या इनवैलिड नहीं मन्निया जाएगा। लेकिन इसदी एक्सैप्शन ये है कि अगर इदा दी कोई गलती, इदा दा कोई एरर हो गया जिहदे बेसिस ते फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाता है, जिहदे बेसिस ते एक्यूज्ड मिसलेड हो जाता है, उन्होंने मटीरियल मनिया जाएगा और उहदे बेसिस ते फिर कोर्ट उन्हां प्रोसीडिंग्स नूं इनवैलिड बन सकती है। अगर सिंपल तरीके ना समझिए तो देखो, अगर तो ट्रायल कोर्ट की गल करिए कि ट्रायल चल रहा है और उस ट्रायल के दौरान कोई भी इदा दा एरर हो जाता है, सो वो सैक्शन 215 दे नाल गवर्न होएगा जो आप ट्रायल कोर्ट दे विच उस एरर की गल करते हैं। दूसरा है अगर आप कोर्ट ऑफ अपील की गल करते हैं, कोर्ट ऑफ रिविजन की गल करते हैं या कोर्ट ऑफ कन्फर्मेशन की गल करते हैं तो सैक्शन 464 रैलेवेंट होएगा। इन्हां दा तत्त की है, इन्हां दा जिस्ट की है, आप ये समझते हैं कि जे कोई भी एरर या ओमिशन, कोई भी एरर या ओमिशन हो गया है, सो हुण देखिया कि जाएगा कि वाकई ही एक्यूज जिहड़ा है वो मिसलैड होया है कि वाकई ही फेलियर ऑफ जस्टिस होया है। अगर तो क्वेश्चन एफर्मेटिव है, इहदा आंसर कि हाँ
ਮਿਸਲੈਡ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੀਏਟਡ ਹਨ, ਇਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਮਿਸਲੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲੈਡ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਓਕੇਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਡ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ABCD ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੈਕਟਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।